नमस्कार सहपाठियों और विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है LLB 6th सेमेस्टर पेपर 4 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ श्री महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी एवं उनसे संबद्ध श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी एवं अन्य महाविद्यालय। इसी के सिलेबस के रिगार्डिंग हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR कि महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कल से हम आई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट था जिस्ट ऑफ NCERT वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम LLB के लास्ट लेक्चर दे रहे हैं क्योंकि पेपर कल खत्म हो जाएगा 4 अगस्त को। देखिए माध्यस्थ करार हम पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, व्हाट इज द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? माध्यस्थ करार क्या होता है? Arbitration agreement. Answer. माध्यस्थम करार. What do you mean by arbitration agreement? माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम माध्यस्थम व सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 1996 की धारा 2 1B माध्यस्थम व सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 2 1B कहती है कि माध्यस्थम करार इसी अधिनियम की, इसी एक्ट की धारा 7 को संदर्भित करता है। धारा 7 को संदर्भित करता है जो कि माध्यस्थम करार है। मध्यस्थता व सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 21B में माध्यस्थम करार इसी एक्ट की सेक्शन 7 को संदर्भित करता है जो कि माध्यस्थम करार है। सेक्शन 7(1) माध्यस्थम करार को दो पक्षकारों, देखिए आपको सेक्शन और आर्टिकल जरूर रखिएगा। तो कहा जा रहा है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 21B माध्यस्थम करार इसी एक्ट की सेक्शन 7 को संदर्भित करता है जो कि माध्यस्थम करार है। सेक्शन 7(1) माध्यस्थम करार को दो पक्षकारों के बीच एक ऐसे करार के रूप में, दो पक्षकारों के बीच एक ऐसे करार के रूप में परिभाषित करती है। देखिए परिभाषा क्या है, बहुत ही क्लियर। हम पहले थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड सेक्शंस के थ्रू हम यहाँ पे डील करते हैं। जैसा कि हमारा पुराना प्लेटफॉर्म रहा है, पुराना प्रोफार्मा रहा है, जैसे कि हम आई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में करते थे कि माध्यस्थम करार क्या है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? आवर क्वेश्चन इज क्लियरली मेंशन दैट व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखिए माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 21B माध्यस्थम करार इसी एक्ट की धारा 7 को संदर्भित करता है जो कि माध्यस्थम करार किसमें है? धारा 7 सेक्शन 7(1) माध्यस्थम करार को दो पक्षकारों के बीच ऐसे करार के रूप में परिभाषित करता है परिभाषित करती है
जिसके द्वारा विवाद के पक्षकार किसी ऐसे विवाद को माध्यस्थम सौंपते हैं जिसका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व भविष्य में दिखाई देता है। किसको माध्यस्थम सौंपते हैं? माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 21B की सेक्शन 7 को संदर्भित करता है कि जो माध्यस्थम करार है, जो कि सेक्शन 71 माध्यस्थम करार को दो पक्षकारों के बीच ऐसे करार के रूप में परिभाषित करती है। सेक्शन 71 According to the Arbitration Agreement Act 1996, Section 71 have described clearly that माध्यस्थम जिसके द्वारा विवाद के पक्षकार किसी ऐसे विवाद को माध्यस्थम सौंपते हैं जिसका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व भविष्य में दिखाई देता हो। माध्यस्थम करार के लिए जरूरी शर्त नहीं है। माध्यस्थम करार के लिए जरूरी शर्त नहीं है कि पक्षकारों के बीच विवाद का अस्तित्व करार के समय हो। अगर पक्षकारों को इस बात की पक्षकारों को मतलब दोनों पक्ष जिनके बीच में विवाद चल रहा है, इस बात की आशंका हो कि भविष्य में इनके बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की संभावना है दोनों पक्षकारों के बीच में, तो इस प्रकार के विवाद को भी किसी माध्यस्थम के सुपुर्द कर दिए जाने का प्रावधान है, जाने का प्रोविजन है, उपबंध है। मतलब माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1) ख में माध्यस्थम करार इसी अधिनियम की धारा 7 को संदर्भित करता है, जो कि माध्यस्थम करार है, जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। सेक्शन 71 कहता है कि माध्यस्थम जिसके द्वारा विवाद के पक्षकार किसी ऐसे विवाद को माध्यस्थम सौंपते हैं जिसका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व भविष्य में दिखाई देता हो। माध्यस्थम करार के लिए जरूरी शर्त नहीं है कि पक्षकारों के बीच विवाद का अस्तित्व करार के समय हो। अगर पक्षकारों को इस बात की आशंका हो कि भविष्य में इनके बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, तो
इस प्रकार के विवाद को भी किसी माध्यस्थम के सुपुर्द कर दिए जाने का प्रावधान है, उपबंध है। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस को हम डील करते रहेंगे और अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते रहेंगे। समय कम है, जहां तक हो सकता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बहुत ही क्लियरली हम पढ़ा रहे हैं यहाँ, किसी प्रकार का कोई कैनवसिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Essentials of arbitration, essentials of arbitration agreements. Essentials of arbitration agreements. Answer. माध्यस्थ करार के आवश्यक तत्व कौन से? फर्स्ट, कोई निर्धारित प्रारूप न होना। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। क्या होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं होता है। दूसरी आपकी इसेंशियल्स है, मतलब आवश्यक तत्व है। करार का लिखित होना, ये लिखित रूप में किया जाता है। करार का लिखित होना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स लिखित होता है। थर्ड इसेंशियल्स आवश्यक तत्व जो है, स्पष्ट और असंदिग्ध होना, पूरी स्पष्टता के साथ इसको किया जाता है। किसी प्रकार की कैनवसिंग नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई कपट नहीं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, वैध संविदा के सारे तत्वों का विद्यमान होना। वैध संविदा मतलब लीगल, पूरा तरीके से प्राप्त मान्यता। वैध संविदा के सारे तत्वों का विद्यमान होना, जितने तत्व होने चाहिए वो सारा इसमें रहता है। किसी तरह से कुछ छुपाया नहीं जाता है किसी भी पक्षकार से। और इसके बाद जो पांचवा इसका इसेंशियल्स है, आवश्यक तत्व हैं, ये हम इसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। माध्यस्थ करार के आवश्यक तत्व, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं लिखित स्वीकृति होना, एवं लिखित स्वीकृति होना। पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं लिखित स्वीकृति होना, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यही है कंट्रडिक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स में। और आवश्यक तत्व है माध्यस्थम करार की व्याख्या, माध्यस्थम करार की व्याख्या, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की व्याख्या उदारता पूर्वक किया जाता है। उदारता पूर्वक किया जाना। देखिए ये थे हमारे इसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता, करार लिखित होता है, स्पष्ट होता है, असंदिग्ध होता है, वैध संविदा के सारे तत्वों का विद्यमान होता है। इसमें पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित स्वीकृति होना जरूरी नहीं होती है, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई लिखित स्वीकृति नहीं। और मध्यस्थम करार की व्याख्या उदार पूर्वक किया जाता है। तो ये थे कुछ इसेंशियल्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% कल के एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न आपको दिखने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन
define the party of arbitration agreement क्या है? डिफाइन द पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, माध्यस्थम करार के पक्षकार को परिभाषित कीजिए। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, माध्यस्थम व सुलह अधिनियम 1996 के सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में पक्षकारों की परिभाषा है। पक्षकारों को परिभाषित किया गया है, कहां पर, किस धारा में है? देख लीजिए। Define the party of arbitration agreement. The party of arbitration agreement is exist in the Arbitration and Conciliation Act 1996 Section 2 Subsection 1 जब इसमें पक्षकारों को परिभाषित किया गया है किस प्रकार से? पक्षकार, क्या कहा गया है? पक्षकार, यानी कि पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है माध्यस्थम करार के पक्षकार से मतलब है। इससे मतलब है पक्षकार का मतलब, पक्षकार का मीनिंग क्या है यहां पे? पक्षकार का मीनिंग है माध्यस्थम, यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो पक्षकार होते हैं वो माध्यस्थम करार के पक्षकार इस तरीके से माना गया है। किसमें? माध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 के सब धारा 1 ज में क्या कहा गया है कि पक्षकार से आशय है माध्यस्थम करार के पक्षकार। न्यायालय में पक्षकारों को क्या कहते हैं? वादी, क्या बोलते हैं? वादी और प्रतिवादी। न्यायालय पक्षकारों को किस नाम से जानते हैं? वादी और प्रतिवादी। किसी भी न्यायालय में पक्षकारों को वादी और प्रतिवादी कहा जाता है, लेकिन माध्यस्थम में क्या होता है? लेकिन माध्यस्थम में पक्षकारों को दावेदार कहते हैं। क्या बोलते हैं? दावेदार, क्लेमेंट। क्लेम लेते हैं तो क्लेमेंट मतलब जो दावा ले रहा है, दावेदार। पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एग्जैक्ट हमारे पास जो वर्ड होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे तो उसको बोलते हैं क्लेमेंट। डिफाइन द क्लेमेंट, क्या क्वेश्चन यहां होना चाहिए? पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए एक हमारे पास वर्ड है सिनोनिमस, क्लेमेंट, दावेदार। माध्यस्थम के पक्षकारों को दावेदार कहते हैं और क्या कहते हैं? प्रत्यर्थी। अगले वाले को क्या बोलेंगे? प्रत्यर्थी। रेस्पोंडेंट, तो क्लेमेंट और रेस्पोंडेंट कहा जाता है। पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को बोलते हैं क्लेमेंट एंड रेस्पोंडेंट। The Madras High Court defined that बहुत ही हम ब्यूटीफुल यहां पर एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं।
मद्रास हाई कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स सरवन कंस्ट्रक्शंस, ये साइटेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, परिभाषा दी थी क्या, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स श्रवण कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स श्रवण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2010, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2010, मद्रास 6 के वाद क्या है? The citation of the case is as follows that Union of India versus Messrs Shravan Construction Private Limited, All India Record 2010, मद्रास 6 के केस में दिया डेफिनेशन। क्या दिया मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में? दिया डेफिनेशन, परिभाषा दी मद्रास उच्च न्यायालय ने किस केस में? कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स श्रवण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2010, मद्रास 6 के वाद में दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा, इस केस में हाई कोर्ट ने कहा माध्यस्थम कार्यवाहियों मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस का पक्षकार, माध्यस्थम कार्यवाहियों का पक्षकार, जो पक्षकार होगा शब्द से तात्पर्य होगा। क्या है? पक्षकार शब्द से तात्पर्य। ये मद्रास हाई कोर्ट ने डेफिनेशन दी है कि साइटेशन याद करिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स श्रवण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2010, मद्रास 6 के बाद में इन्होंने दिया एक डेफिनेशन मद्रास ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने, कि जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि माध्यस्थम कार्यवाहियों का पक्षकार शब्द से तात्पर्य माध्यस्थम करार का कोई पक्षकार, माध्यस्थम करार का कोई पक्षकार, माध्यस्थम करार का कोई पक्षकार केवल या तो क्लेमेंट मतलब दावा करता या प्रत्युत्तरदाता रेस्पोंडेंट, या तो क्लेमेंट या तो रेस्पोंडेंट, मतलब कि या तो दावा करता है या तो प्रत्युत्तरदाता हो सकता है। क्या होता है? ये दो नाम दिए गए मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। क्या हो सकता है? या तो क्लेमेंट हो सकता है या तो रेस्पोंडेंट हो सकता है। या तो वह दावेदार होगा या तो प्रत्यर्थी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कहा जाता है। इन्हीं नाम से मद्रास हाई कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स श्रवण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2010, मद्रास 6 के बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने एक परिभाषा दी, कि जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि माध्यस्थम कार्यवाहियों का पक्षकार शब्द से तात्पर्य माध्यस्थम करार का कोई पक्षकार केवल या तो दावेदार यानी क्लेमेंट या प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट कहा जाता है। अगला केस हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
इससे हम लोग देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से राइट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बात इन्होंने कही ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने, क्लेमेंट और रेस्पोंडेंट दो तरह से आप पार्टी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। और एक केस आया भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेक्को ट्रिकी इंजीनियर्स and contractors all India record 2005 SCW 1635 SCW 1635 सुप्रीम कोर्ट। क्या है साइटेशन? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेक्को ट्रिकी इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2005 SCW 1635 1635 सुप्रीम कोर्ट के वाद में, मतलब इस केस में, वाद का मतलब केस होता है, न्यायालय ने पक्षकार को स्पष्ट करते हुए कहा न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पक्षकार एवं आवेदन करने वाला, पक्षकार और आवेदन करने वाला पक्षकार से तात्पर्य, मतलब इससे मतलब वह व्यक्ति, क्या है परिभाषा? वह व्यक्ति जो प्रक्रियाओं में शामिल हो, और वह व्यक्ति जो प्रक्रियाओं में शामिल हो और उसके साथ सीधे जुड़ा, और उसके साथ सीधे जुड़ा होना चाहिए, सीधे जुड़ा होना चाहिए, एवं जो माध्यस्थम के समक्ष प्रक्रियाओं के नियंत्रण में हो, माध्यस्थम करार के पक्षकार के अंतर्गत माध्यस्थम के हितबद्ध पक्षकार को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि हितबद्ध पक्षकार माध्यस्थम विवाद में दावेदार या प्रत्यर्थी नहीं होता है, भले ही वह माध्यस्थम पंचाट से प्रभावित हो। हितबद्ध माध्यस्थम कार्रवाई में केवल गवाह के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तो ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टेक्को ट्रिकी इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल इंडिया रिकॉर्ड 2005 SCW 1635 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में न्यायालय ने पक्षकार को स्पष्ट करते हुए कहा कि पक्षकार और आवेदन करने वाला, पक्षकार से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो प्रक्रियाओं में शामिल हो और उसके साथ सीधे जुड़ा होना चाहिए, एवं जो माध्यस्थम के समक्ष की प्रक्रियाओं के नियंत्रण में हो।
केस ने बहुत अच्छे से साइटेशन ने और केस ने क्लेरिफाई कर दिया पक्षकारों की परिभाषा। इसमें कि पहले परिभाषा में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और सेकंड परिभाषा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने डेफिनेशन को देखा। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता का स्थान कौन सा हो। व्हाट शुड बी, कहां पे आप मध्यस्थता करेंगे। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता का स्थान कौन सा होगा। मध्यस्थता व सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 20 कहती है माध्यस्थम के पक्षकार, सेक्शन 20 करती है कि माध्यस्थम के पक्षकार माध्यस्थम का स्थान, माध्यस्थम का स्थान, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सहमति के आधार पर, सहमति के आधार पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। सेक्शन 20 कहता है ये बात, चुनने के लिए स्वतंत्र है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 20 माध्यस्थम के पक्षकार माध्यस्थम का स्थान सहमति के आधार पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकारगण माध्यस्थम के स्थान, माध्यस्थम के स्थान के विषय में करार, स्थान के विषय में करार के लिए स्वतंत्र है, करार के लिए स्वतंत्र है, किस जगह पर किया जाए। और यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सब सेक्शन 1 कहता है इनका, सेक्शन 20 का माध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 कहता है, इसमें निर्दिष्ट है किए गए, क्या क्या निर्दिष्ट किए गए, किसी करार को करने में असफल रहने पर, किसी करार को करने में असफल रहने पर माध्यस्थम का स्थान, आर्बिट्रेशन का प्लेस जो है, माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा, ट्रिब्यूनल, माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों की सुविधा के लिए, पक्षकारों की सुविधा के साथ साथ मामले की परिस्थितियों, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा। What should be the place of arbitration? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 20 माध्यस्थम के पक्षकार माध्यस्थम का स्थान सहमति के आधार पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकारगण माध्यस्थम के स्थान के विषय में करार के लिए स्वतंत्र हैं।
सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 1 उसमें निर्दिष्ट किए गए किसी करार को करने में असफल रहने पर माध्यस्थम का स्थान माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा पक्षकारों की सुविधा के साथ साथ मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? सब सेक्शन 1 and subsection 2, subsection 1 and subsection 2 किसी बात के होते हुए, किसी बात के होते हुए भी कहा गया है सेक्शन 20 1996 एक्ट के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में किसी बात के होते हुए, या तो सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 में किसी बात के होते हुए भी माध्यस्थम न्यायालय जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता है, किसी भी ऐसे स्थान, अब देखिए स्थान का यहाँ क्लैरिफिकेशन आ रहा है, स्थान की नीड आ रही है, ऐसे स्थान जो उचित समझे, जो पक्षकार जो है उचित समझे कि हमको यहाँ पर करनी है, इस जगह पे हमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करना है, तो वह उचित समझे उस स्थान पर अपने सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए साक्षियों, गवाहों, साक्षियों का मतलब जो गवाह है, जो साक्ष्य हैं, विशेषज्ञ, अपने साथ कोई विशेषज्ञ ला सकते हैं आप, या पक्षकारों को सुनने के लिए, आप दोनों को सुनने के लिए, पक्षकारों को सुनने के लिए, या दस्तावेजों, जांच भी करेंगे आप दस्तावेजों की जब करार करेंगे किसी जगह पे, तो दस्तावेजों, या कोई माल है, कोई गुड्स है, या तो अन्य संपत्ति है, या तो निरीक्षण करने के लिए, बैठक कर सकेगा, मीटिंग कर सकेगा, तो इसको अधिकार है जगह के लिए मीटिंग कर सकेगा पक्षकार। क्या कहा जा रहा है? देखिए, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की सेक्शन 20 माध्यस्थम में पक्षकार माध्यस्थम का स्थान सहमति के आधार पर चुनने के लिए स्वतंत्र है। जितने भी पक्षकार, तो इसमें क्या क्या है कि पक्षकार गण माध्यस्थम के स्थान के विषय में करार के लिए स्वतंत्र होते हैं, और सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 के निर्दिष्ट किए गए किसी करार को करने में असफल रहने पर माध्यस्थम का स्थान माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा, मतलब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा पक्षकारों की सुविधा के साथ साथ मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवधारित किया जाएगा। और इसी सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2 में किसी भी बात के होते हुए भी माध्यस्थम न्यायालय जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता है, किसी भी ऐसे स्थान जो वह उचित समझे उस पर अपने सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिए, या साक्षियों, विशेषज्ञ या पक्षकारों को सुनने के लिए, या दस्तावेजों या मालों या अन्य संपत्ति या निरीक्षण करने के लिए मीटिंग कर सकेंगे। जगह की यहां पर
इस प्रकार माध्यस्थम अधिकरण माध्यस्थम कार्रवाई के स्थान के निर्धारण के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस सहूलियत का लाभ हमें मिलता है कि पक्षकार अपने उद्योग के स्थान का या सुविधाजनक स्थान का चयन करने में समर्थ हो जाते हैं। उससे समय और धन की बचत, इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। क्लेमेंट और डेपोनेंट, क्लेमेंट और डेपोनेंट याद रखिए, दो तरह के होते हैं पक्षकार। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लेमेंट और डेपोनेंट, दो तरह के पक्षकारों की व्याख्या यहां पर है। What are the advantages of arbitration? What are the advantages of arbitration? What are the advantages of arbitration? First advantage है पारंपरिक तकनीकी प्रक्रिया का अभाव, प्रक्रिया का अभाव। न्यायालय की प्रक्रिया एक तकनीकी प्रक्रिया, इसके संचालन के लिए विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्बिट्रेशन एक अति सरल और द्रुतगामी प्रक्रिया। माध्यस्थम प्रक्रिया पर दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 और एविडेंस एक्ट 1872 के तकनीकी प्रक्रियात्मक उपबंध लागू नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या एडवांटेज है? द्रुतगामी जल्दी से, द्रुतगामी व बोझिल न होना, द्रुतगामी व बोझिल न होना। ये प्रोसेस न तो ये द्रुतगामी है लेकिन वो बोझिल नहीं है, और द्रुतगामी है तुरंत सलूशन लेकिन बोझिल भी नहीं, ये एडवांटेज है। निर्णायक की नियुक्ति, अब इसमें आप पक्षकार बनते हैं तो निर्णायक की नियुक्ति कैसे होगी? इस प्रक्रिया में आर्बिट्रेशन में निर्णायक की नियुक्ति पक्षकारों की सहमति से होता है, लेकिन न्यायालय में जज अपने हिसाब से आता है, पक्षकारों की सहमति से होता है। लेकिन जज कौन आएगा आपको नहीं पता है, जो न्यायालय अपॉइंट करके भेजेगी वो जज आज का फैसला करेगा, आपका केस सुनेगा, तो न्यायालय से कुछ अंतर है। चौथा पॉइंट हमारे पास एडवांटेज है आर्बिट्रेशन का, माध्यस्थम द्वारा विषय वस्तु, माध्यस्थम द्वारा विषय वस्तु की व्यक्तिगत जांच, की व्यक्तिगत जांच किया जाना, व्यक्तिगत जांच करता है वो, माध्यस्थम द्वारा विषय वस्तु की व्यक्तिगत जांच की जाती है, तो थोड़ा सा और एडवांटेज आपको मिल जाता है। तकनीकी विशेषज्ञता, इसमें तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि कमी है न्यायालय प्रणाली में, ऐसा कहा जाता है। तकनीकी विशेषज्ञता मिलती है, और क्या एडवांटेज मिलता है आर्बिट्रेशन का? गोपनीयता बनाए रखना संभव है, इसमें गोपनीयता बनी रहती है, पता नहीं लगेगा कि किसी को क्या हुआ, गोपनीयता बनाए रखना संभव है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपका विवाद सलट गया या विवाद हुआ। और सातवां एडवांटेज क्या है माध्यस्थम का? कम खर्चीला होना। ये प्रोसेस क्या है? कम खर्चीला होना, कम खर्चीला होना। ये प्रोसेस बहुत कम खर्चे में सॉल्व होता है। इन न्यायालय की प्रक्रियाएं जटिल और लेंदी। अब देखिए, एक तरह की जो प्रणाली है, एक
सेटलमेंट प्रणाली जो है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की एक और प्रणाली है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस प्रश्न को समझने के बाद, क्योंकि प्रश्न मैं अब लिखने जा रहा हूं। नेगोशिएशन express about negotiation। ये नेगोशिएशन क्या है? हम लोग ने बैंकिंग में पढ़ा था नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट। आइए देखते हैं नेगोशिएशन है क्या, वार्तालाप है क्या। एक्सप्रेस अबाउट नेगोशिएशन, विवादों के निस्तारण का सबसे, देखिए क्या है, विवादों के निस्तारण का सबसे सरल उपाय है नेगोशिएशन। सबसे सरल उपाय है नेगोशिएशन, वार्तालाप। विवादों के निस्तारण का सबसे सरल उपाय है वार्तालाप। पक्षकार बिना किसी, इस प्रोसेस में पक्षकार बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के, बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, बातों के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं कि हम बात करेंगे, स्वयं ही सुलझाएंगे। यही है वार्तालाप, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। विवादों के निस्तारण का सबसे सरल उपाय है नेगोशिएशन। इसमें पक्षकार बिना किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के, बातों के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं और आदान प्रदान करने के माध्यम से विवाद का निस्तारण कर लेते हैं। पक्षकारों को एक दूसरे के पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और पक्षकार एक दूसरे की कठिनाइयों को समझकर यदि चाहे तो विवाद का हल आपसी आदान प्रदान के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपसी समझ और संयम हो तो बातचीत के जरिए विवाद का हल किया जाना सबसे सरल और बिना खर्च के अपनाया जाने वाला उपाय है। यही है नेगोशिएशन, इसी को बोलते हैं वार्तालाप। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही काबिल तारीफ, जो कि बहुत ही सरल तरीके से इसमें निपटारा जो हो जाता है। ये है रेजोल्यूशन का एक तरीका, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ये पूरा का पूरा हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेटर कौन होता है, मध्यस्थ कौन होता है। हु कैन बी आर्बिट्रेटर, क्वेश्चन है हु कैन बी आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ कौन होता है, मध्यस्थ कौन हो सकता है, हु कैन बी आर्बिट्रेटर। एक ऐसा न्यायाधीश, आंसर चल रहा है, एक ऐसा न्यायाधीश जो पक्षकारों के बीच के मतभेदों, एक ऐसा न्यायाधीश जो पक्षकारों के बीच के मतभेदों तथा विवादों का निर्णय, मतभेदों तथा विवादों का
निर्णय के लिए क्या करता है? एक ऐसा न्यायाधीश जो पक्षकारों के बीच के मतभेदों और विवादों के निर्णय के लिए आपसी सहमति द्वारा चुना जाता है। आपसी सहमति द्वारा चुना जाता है, उसको आर्बिट्रेटर, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। इसको मध्यस्थता का अधिकार होता है, इसको मध्यस्थता का अधिकार, आर्बिट्रेटर को मध्यस्थता का अधिकार होता है और इसके निर्णय, आर्बिट्रेटर के निर्णय, इसके डिसीजन, जो सुनेगा पक्षों को, उसके डिसीजन निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आर्बिट्रेटर के जो निर्णय हैं वो निश्चित होते हैं, डिफाइन होते हैं। इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, इनके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, इनके निर्णय के विरुद्ध, क्योंकि दोनों पक्ष ने उसको बनाया है, कोई अपील भी नहीं होती। आपको निर्णय मानना ही होगा, क्योंकि आप दोनों ने मिलकर उसको आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया है। एक ऐसा न्यायाधीश जो पक्षकारों के बीच के मतभेदों और विवादों का निर्णय के लिए आपसी सहमति द्वारा चुना जाता है, इसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। और इसको आर्बिट्रेटर को मध्यस्थता का अधिकार होता है और इसके निर्णय भी निश्चित होते हैं, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। यह मतलब आर्बिट्रेटर कौन बन सकता है? आर्बिट्रेटर के रूप में, आर्बिट्रेटर के रूप में एक वकील या गवाह, देख लीजिए, कोई भी बन सकता है। आर्बिट्रेटर के रूप में एक वकील या गवाह, कोई भी व्यक्ति हो, गवाह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी। इसको दोनों पक्ष निर्णित कर दे कि यही हमारा मध्यस्थता करेगा। मध्यस्थ की एकमात्र अर्हता क्या होती है? मध्यस्थ की एकमात्र एलिजिबिलिटी अर्हता उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता। क्या? उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता से। क्या होना चाहिए? वह स्वतंत्र होना चाहिए निर्णयों में और निष्पक्ष होना चाहिए। मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर की कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। मध्यस्थ की कोई भी अर्हता, कोई भी एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है, निर्धारित नहीं की गई है। मध्यस्थ की कोई भी अर्हता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मध्यस्थ वही व्यक्ति होता है जिसे विवाद की विषय वस्तु का सम्यक ज्ञान हो और वह विवादित विषय वस्तु का विशेषज्ञ हो। यद्यपि मध्यस्थ के निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। अब यहां ध्यान दीजिए, पॉइंट है, यद्यपि मध्यस्थ के निर्णयों के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, कोई अपील नहीं होती। यद्यपि मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती, परंतु कुछ अपवादिक एक्सेप्शन, परंतु कुछ अपवादिक परिस्थितियां क्या है?
परंतु कुछ अपवादित परिस्थितियां हैं जिसमें इसे अपास्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, जिसमें इसे अपास्त किया जा सकता है। कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। यह परिस्थिति है पहली कि मध्यस्थ ने कपटपूर्ण, मध्यस्थ ने यदि कपटपूर्ण आचरण किया तो उसकी अपास्त कर दी जाएगी। कपटपूर्ण आचरण किया हो तो अपास्त हो जाएगा उसका निर्णय मध्यस्थ का, और भ्रष्ट आचरण का दोषी है अगर वो भ्रष्ट सिद्ध कर देंगे, अगर आप आचरण का दोषी है तो भी उसके निर्णय अपास्त हो जाएंगे, या तो इसके निर्णय में, मध्यस्थ के निर्णय में विधि की त्रुटि अगर उसने कर दी, लॉ का गलती कर दिया, विधि की त्रुटि, अगर विधि की त्रुटि हो उसके निर्णय में तो भी इसे अपास्त किया जा सकता है। ये था आर्बिट्रेटर का। कौन आर्बिट्रेटर बन सकता है? हु कैन बी आर्बिट्रेटर? आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी सहपाठियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छे से हो। हमारा विशेष टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर, सिलेक्शन हो जाए और आपका अच्छे से पेपर 4 अगस्त 2023 पेपर 4 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एरिया according to the syllabus of MGKVP and affiliated colleges like हरिचंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। सेमेस्टर 6 हमने ये एग्जामिनेशन है सेमेस्टर 6 का, पेपर 4। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो उसको लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिल्म प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें।